राधे राधे। आप एपिसोड सुनते हैं तो फिर उनको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना। तो नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ 448 पकड़म पकड़ाई। सारांश ने आद्या को अपनी गर्लफ्रेंड कहते हुए उसने आद्या के कमर में अपना हाथ लपेट लिया। आद्या ने क्रॉप टॉप पहना था जिसमें उसकी कमर नजर आ रही थी और सारांश के हाथ सीधा उसकी खुली कमर पर था। आद्या ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़का नहीं जानता क्या ये क्या कर रहा है। खुशबू ने गुस्से से दोनों को देखा। सारांश ने आद्या के गाल पर किस किया और बोला, बेबी चलो यहाँ से। आद्या ने हैरानी से उसे देखा। सारांश की हरकतें उसके पेट में तितलियां उड़ा रही थीं। खुशबू ने गुस्से से दोनों को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आद्या ने सारांश को अपने पास से धक्का दिया और अपने गाल को साफ करते हुए बोली, ये क्या था तूने मुझे किस किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सारांश उसके गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, मैं नहीं तो और कौन तुझे किस करेगा मेरी पांडा, तू मेरी नई गर्लफ्रेंड जो है। आद्या ने उसके हाथ पर मारा और बोली, डोंट टच मी। सारांश अपना हाथ हिलाते हुए बोला, अरे यार मुझे उससे पीछे छुड़ाना था इसलिए मैंने तुझे किस किया, अब चल घर। आद्या ने गुस्से में उसे देखा। सारांश कार में आकर बैठ गया। उसने बैठने के बाद आद्या ने अपने गाल पर हाथ रखा और वो अपना ब्लश को छुपाने के लिए अपनी गहरी सांसें ली। तभी सारांश ने कहा, क्या हुआ, घर चलना नहीं है क्या? आद्या होश में आई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और वहाँ से चली गई। शाम का वक्त मल्होत्रा लॉ फर्म में से निकलकर आरव और सानवी एक रेस्टोरेंट में आ गए। सानवी ने केस जीतने के लिए आरव के एक पार्टी रखी थी जिसमें रागिनी और विनय के साथ आरव के और भी दोस्त शामिल होने वाले थे। सानवी ने कपड़े बदले और कंफर्टेबल सा फ्रॉक पहना था। रेस्टोरेंट विनय और रागिनी पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। विनय ने सानवी को देखा तो टेबल पर रखे फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन सानवी, तुम तो बहुत काबिल हो। सानवी ने उसे देखा और उसके चेहरे पे कड़वाहट की भाव आ गए। फिर भी उसके हाथ उसे फूलों से ले लिया और उसे वे मन में थैंक्स कहा। रागनी भी आरव के पास आ गई। सानवी ने गुस्से से उसे देखा। वे लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती थी आरव से चिपकने का। विनय ने कहा, चलो वहाँ बैठते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। आरव उसे मना करते हुए बोला, विनय पार्टी मैंने दी है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। विनय ने कहा, ओह कम ऑन आरव, मैं सानवी के लिए इतना तो कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने सानवी को देखा और सबसे चिपकर आई विंक की। आरव ने कहा, हाँ लेकिन। विनय उसे रोकते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, हम दोस्त हैं यार। आरव ने मुस्कुराते हुए सानवी को देखा। वे सब एक प्राइवेट रूम में आकर एक बड़े से टेबल पर बैठ गए। विनय ने वेटर को वाइन लाने के लिए कहा। वे सब बातें करते हुए वाइन पीने लगे, लेकिन पूरा वक्त सानवी का मुंह बिगड़ा हुआ था। एक तो आरव के ये कमीने दोस्त विनय की नज़र उसके ऊपर से ही थी, जिससे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। विनय ने कहा, वैसे आरव तुम शादी कब कर रहे हो? आरव ने कहा, अगले महीने। सानवी के डैड ने कहा था अगले महीने हमारी शादी होगी। ये कहते हुए उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया। विनय ने हाँ में सर हिलाया और सानवी को देखने लगा। सानवी ने उसको खुद को ऐसे देखने पाया तो वो आरव से बोली, आरव हमें वॉशरूम होकर आते हैं, और वो चली गई। उसके जाने के बाद विनय सीरियस हो गया और वो झुकते हुए बोला, लेकिन आरव मुझे उम्मीद नहीं थी, 4 साल पहले जो हुआ उसके बाद भी तुम दोनों साथ हो गए। आई मीन सानवी ने तुम्हें धोखा दिया था, तुमने उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो उस रात एक लड़के के साथ थी। आरव ने यह सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने घूरकर विनय को देखा। उसने गुस्से की आग में रागिनी को घी डालते हुए बोली, हाँ आरव मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है तुम्हारे डिसीजन से। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। विनय उसके ग्लास से वाइन में डालते हुए बोला, हाँ आरव उसने एक बार तुझे धोखा दिया है। सानवी जैसी लड़की कभी किसी को नहीं हो सकती। देख यार मैं तेरा दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या सच में तूने उसे माफ़ कर दिया? आरव ने सबको देखा। उसकी आंखें अब तक नशे में लाल थी। विनय को लगा जैसे वो चाहता है आज उसे मिलने वाला है। सब उसका जवाब सुन रहे थे। आरव ने सबको इग्नोर किया और अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए बोला, आई थिंक मुझे नशा हो गया है।
अब हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए वो कुर्सी से उठ गया। वो जाने के लिए मुड़ा तो उसने सानवी को अपने सामने खड़ा देखा। सानवी पता नहीं कब से उसकी बातें सुन रही थी। विनय की बातें सुनकर वो आरव के जवाब चाहती थी, लेकिन आरव को कुछ न कहते हुए देख वो भी हैरान हो गई। आरव सानवी के पास आते हुए बोला, प्रिंसेस चलो घर चलते हैं, पार्टी ओवर हो गई है। ये कहते हुए वो सानवी के ऊपर झूल गया। सानवी ने उसे संभाला। उसने गुस्से से विनय और रागनी को देखा और आरव के साथ बाहर चली आई। उसके जाने के बाद विनय ने गुस्से से रागनी को देखा और बोला, तुमने कहा था कि उसे पुरानी बातों से अब भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो उसके साथ चला गया। रागनी उसे शांत करते हुए बोली, विनय शांत हो जाओ। विनय टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी करूँगा मैं करूँगा। इधर सानवी आरव को कार के पास ले आई। उसने कार की पिछली सीट का गेट खोला और उसे अंदर बिठाते हुए बोली, आराम से बैठो। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया। आरव क्या कर रहे हो, हम घर जाना है। सानवी ने कहा तो आरव लड़खड़ाती जुबान में बोला, प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। सानवी ने यह सुना और उसके दिल में दर्द का एहसास हुआ। उसने उसके हाथ को पकड़कर बोली, आई नो आरव, चलो अब घर चलते हैं। आरव ने कहा, ठीक है, पहले मुझे एक किस दो। सानवी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, आरव आप नशे में हैं। आरव ने कहा, बेबी प्लीज़ मुझे बस एक किस चाहिए, बस एक। ये कहते हुए वो उसके होठों को पाउट बनाकर सानवी के चेहरे को तरफ झुका, लेकिन सानवी ने अपना सर पीछे खींच लिया। उसके ऐसा करने से आरव में घूर कर उसे देखा। वो बोला, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। विनय सही कह रहा था, तुम मुझे प्यार नहीं करती। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ कहने को ही थी कि आरव ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कमर को कस के पकड़ते हुए बोला, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए सानवी को किस करने लगा। वाइन का टेस्ट सानवी के मुंह में घुलने लगा। उसकी इस हरकत से सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया तो आरव उससे छूटकर हट गया और दूर चला। सानवी ने अपने उल्टे हाथ से उसके होठों को साफ किया और आरव को देखने लगी। आरव कार में पिछली सीट में गिर गया था। सानवी उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी आरव, हमारा ये मतलब नहीं था। लेकिन आरव सो चुका था। सानवी को अभी कभी कभी लगता था आरव को उसकी बातों से ज़्यादा दूसरों की बातों पर यकीन होता है। उसने आंसू साफ किए और उसके पैर को अंदर करते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उसने कार ऑन किया और वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद रागनी और विनय ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। रात के 8 बज रहे थे। आयाश और तभी ऑफिस से कुछ काम देख रहा था। तभी रोहित उसके पास एक फाइल लेकर आते हुए बोला, सर हमारे पास डीएन कॉलेज से रिक्वेस्ट आया है फंड के लिए। क्या मैं कल वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दूँ? क्या आप इसे देखना चाहेंगे? आयाश ने एक फाइल में साइन करते हुए बोला, उसे रख दो, मैं बाद में। वह कह रहा था कि उसे कुछ याद आया। उसने कहा, ठीक है, इसे मुझे दो, मैं कल खुद वहाँ जाऊँगा। रोहित ने कहा, लेकिन सर आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास उसके लिए टीम है। आयाश ने पेन को टेबल पर रखा और रोहित को देखते हुए बोला, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ या तुम? अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है या नहीं? रोहित ने कहा, ऑफ कोर्स आप हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले आयाश ने कहा, तो फिर ये तय रहा, मैं अभी घर जा रहा हूँ और कल सुबह हम कॉलेज से होते हुए आएंगे। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। वे दोनों घर के लिए निकल गए। रायज़ादा हाउस। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना। हम सबके गाना चल रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रूहानी और सिया कॉलेज से आने के बाद बहुत बोर हो रही थीं। वे दोनों रेलिंग के टिक कर खड़ी होकर नीचे देख रही थीं। सिया ने कहा, दी आपको नहीं लगता हमारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही आराम से गुजर रही है? रूहानी ने कहा, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद हम और भी ज़्यादा बेकार हो गए हैं।
तभी उन्हें वंश जिम की तरफ आते हुए दिखा। सिया ने वंश को देखते हुए कहा, रूहानी दी, आपके घर से सब आदमी इतने हैंडसम क्यों हैं? पहले दोनों अंकल, फिर आयाश जीजू, फिर साराश भाई, और अब फिर मेरा रोहित, और अब वंश भैया। रूहानी ने उसके सर पर मारा, बोला, पागल लड़की, रोहित कब से तेरा हो गया? सिया ने होश आया उसने क्या कहा, इसलिए उसने अपने जीभ को दांत से दबा लिया। रूहानी उसे अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए बोली, क्या चल रहा है तुम दोनों का? हमने देखा तुम दोनों सुबह से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हो, पहले तो ऐसे कभी नहीं होता था। रूहानी उसके पीछे भागती हुई बोली, सिया की बच्ची कहाँ जा रही है? अभी रुक, बता क्या चल रहा है तेरे और रोहित के बीच में? सिया सीढ़ी से नीचे की तरफ भागते हुए बोली, दी सच्ची कह रही हूँ, मैं और रोहित का कुछ नहीं चल रहा है। रूहानी लगातार उसके पीछे भाग रही थी। वे दोनों भागते हुए एक कॉरिडोर में आ गए। सिया जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गई और रूहानी उसे ढूंढने लगी। तभी सिया चुपके से उसके पीछे से बाहर आई और उसकी आंखों में अपने दुपट्टे को बांधते हुए बोली, आप पकड़ कर दिखाना मुझे। रूहानी हंसते बोली, अच्छा पकड़ लिया तो तुझे सब हमें सच सच बताना होगा। सिया उससे दूर भागते बोली, ओके डन। रूहानी अपना हाथ आगे कर उसे ढूंढने लगी। सिया उसे चढ़ाते हुए भाग रही थी। रूहानी ने कहा, सिया की बच्ची तुम रुको, हम अभी पकड़ते हैं तुम्हें। सिया ने कहा, दी आप मुझे नहीं पकड़ सकती। तभी रूहानी सामने से आ रही सोना से टकरा गई। सोना उसे पकड़ते हुए बोली, संभल कर बेटा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? रूहानी ने कहा, माँ सामने से हटिए, मैं इस सिया को पकड़ना है। सोना ने अपना सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गई। इसी तरह घर के सभी लोग बाहर आ गए क्योंकि डिनर का वक्त हो रहा था। उन दोनों को वे लोग एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखने लगे। सम्राट ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? सोना ने हंसते हुए कहा, रूहानी सिया को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सम्राट रूहानी के एनकरेज करते हुए बोला, रूहानी बेटा सिया तुम्हारे पीछे है। सिया ने कहा, अंकल ये चीटिंग है। रूहानी उसकी आवाज़ सुनकर पीछे घूम गई और सिया यहाँ से भाग गई। तभी सिया दरवाजे की तरफ भागी और रूहानी भी उसके पीछे चली गई। सिया तू रुक, अभी बताते हैं तुम्हें। तभी सिया ने सामने से किसी से आते देखा तो वो साइड हट गई और रूहानी किसी से टकरा गई। सामने वाले ने उसके कमर से उसे पकड़ लिया। रूहानी उसके पकड़ते हुए बोली, पकड़ लिया, अब बच, कहाँ जाएगी सिया की बच्ची? चल अब बता, तेरे और रोहित के बीच में क्या चल रहा है? सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रूहानी ने उसी तरह से कहा, सिया तू इतनी लंबी कब से हो गई, जिराफ की तरह? उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसके सर और चेहरे को हाथ फेरने लगी। उसने उसके सॉफ्ट हाथ को कुछ चुभता हुआ फील हुआ। वो उसी तरह बोली, तेरे बाल इतने छोटे छोटे कैसे हो गए और तेरे चेहरे पर ये दाग? तभी उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने उसी तरह अपनी आंखों से दुपट्टा को हटाया और सामने देखने लगी। आयाश को अपने सामने देखकर रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, आयाश जी आप यहाँ कब आए? उसे इतना ही कहा था कि किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। आयाश ने जल्दी से उसकी कमर से हाथ हटा लिया और रूहानी झट से पीछे हट गई। आयाश ने सबको देखा। सब उन्हें देख अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसके गाल लाल हो गए। उसने अपना गला साफ किया और सबको घूरते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। और इधर रूहानी बेचारी अपना सा मुंह लेकर चुपचाप खड़ी हो गई। सिया उसके पीछे से आई और उसके कान में फुसफुसाते बोली, मान गई दी आपको? क्या सही इंसान को पकड़ा है आपने? रूहानी ने गुस्से से उसे देखा और उसे पकड़ने को ही थी कि फिर से वो वहाँ से भाग गई। क्या होगा आगे? वेल सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब करो। एपिसोड 449, सानवी का गुस्सा। सानवी आरव को छोड़ने उसके घर आ गई। उसने कार पार्क किया और कार से बाहर आकर आरव को जगाने की कोशिश करने लगी। आरव उठो, हम घर पहुंच गए। आरव, वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बिठाते हुए बोली, आरव हम आपके घर हैं, चलो अंदर चलते हैं। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और कार से बाहर आ गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आरव जब भी ड्रिंक करता उसकी हालत ऐसे ही हो जाती थी। सानवी उसे संभालते हुए अंदर ले गई। आरव धीरे धीरे कुछ बड़ा रहा था। आरव के डैड बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इसलिए उसकी मॉम ही घर पर थी। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन आरव को इस तरह देखकर रीना थोड़ी हैरान थी। वो सानवी के पास आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? सानवी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, आरव ने पार्टी में कुछ ज़्यादा पी लिए,
इसलिए जब से आरव और सानवी की सगाई हुई थी तब से सानवी रीना को मॉम ही बुलाती थी। रीना ने कहा, ये लड़का भी ना, तुम इसे कमरे में ले जाओ, मैं इसके लिए नींबू पानी भेजती हूँ। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। दरअसल आरव को उसके कमरे में किसी के भी उसके कमरे में आने अच्छा नहीं लगता था, वहाँ तक कि उसके मॉम को भी उनका आना अच्छा नहीं लगता था उसको। सानवी आरव के कमरे में ले गई। उसने उसे बेड पर बिठाया तो आरव पीछे की तरफ गिर गया। उसके पैर बेड के नीचे लटक गए। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और आरव के पास आकर बैठ गई। उसने उसके जूते निकाले और उसके पैरों पर ऊपर डालते हुए उसे अच्छे से उसे लिटा दिया। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और उसने कमरे को देखा। वहाँ पर उसकी कई सारी फ़ोटोज़ थीं। उसे आरव की पॉसेसिवनेस से डर लगता था। उसने फिर से गहरी सांस ली और अपनी सगाई वाली रिंग को देखने के बाद आरव को देखने लगी। उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि आज इतना सब सुनने के बाद आरव इतना शांत होगा, क्योंकि उसे याद था जब 4 साल पहले वो सब कुछ हुआ था तब आरव कितना पागल हो गया था। पागलपन ने उसने उस लड़के को साथ जो किया था उसे याद करके सानवी डर जाती थी। वो अभी उन्हें देख ही रही थी कि आरव ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक से ऐसे करने से सानवी चौंक गई। आरव ने उसके गले पर किस किया और बोला, क्या देख रही हूँ? इस हरकत से सानवी के शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो गए। सानवी उन फोटोज की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं। आरव मुस्कराया और एक फ़ोटो को दिखाते हुए बोला, तुम्हें याद है ये फ़ोटो? ये तुम जब 10 साल की थी, कैसे बच्चों के जैसे चॉकलेट खा रही हो। सानवी उसे पेट पर कोहनी से मारते हुए बोली, आरव दूसरी फ़ोटोज़ में दिखाते हुए बोला, और ये जब तुम साइकिल से गिर गई थी, मुझे याद है तुम्हें बहुत चोट आई थी। सानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हम मम्मा की बहुत भी डांट खानी पड़ी थी। आरव उसका हाथ पकड़कर एक दूसरे तरफ आते हुए बोला, और ये तुम्हें याद है जब तुमने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया था और हमने उसे सेलिब्रेट किया था? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आरव उसे एक एक एल्बम दिखाते हुए बोला, और ये सब एक लंदन में है तब की फ़ोटोज़। ये सुनकर तो सानवी की हंसी ही गायब हो गई। वो हैरानी से आरव को देखने लगी। आरव उस एल्बम को दिखाते हुए बोला, ये फ़ोटोज़ जब तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ये जब तुम्हें लॉ की डिग्री ले रही थी, और ये जब तुम अपने दोस्तों के साथ थी। उसकी बात सुनकर सानवी का शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, आरव, आप? उसने हमारा पीछा किया? आपने हमारा पीछा किया? यह सोचकर कि जब से वो आरव से दूर हुई थी तब कोई उसके आसपास था, सानवी को बहुत क्रीपी लग रहा था। उसकी बात सुनकर आरव उसे चुप होकर देखने लगा। सानवी ने कहा, बोलो, यू स्टॉक्ड मी? आरव दूसरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सानवी ने डिसबिलीव में उसे देखा। वो उसके सीने पे मारते, आरव, हमारा ब्रेकअप हो गया था उस वक्त। हाउ कुड यू डू दैट? आरव उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बस। सानवी ने फिर से हैरानी से उसे देखा। झूठ, अगर ऐसा होता तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? बेसिकली आप हम पर नज़र रख रहे थे क्योंकि आपको लगता था हम किसी और के साथ। आरव ने गुस्से से उसे देखा और बोला, हाँ, मैं तुम पर नज़र रखता था, मुझे जानना था तुम क्या करती हो वहाँ। सानवी ने हैरानी से उसे देखा और उसे खुद से खुद धक्का देते हुए दांत पीसते हुए बोली, यू नो वॉट, यू आर सो सिक, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ये कहते हुए उसने गुस्से से आरव को देखा और जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने कहा, प्रिंसेस, मेरी बात सुनो, आई कैन एक्सप्लेन। सानवी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, हम सब समझते हैं। आरव, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन आरव उसके पीछे आया और दरवाजे से लगते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सानवी हैरानी से उसे देखने लगी। आरव, प्लीज़, हम आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहते। तभी दरवाजे से रीना की आवाज़ आई, सानवी बेटा, ये आरव के लिए नींबू पानी ले जाओ। सानवी ने गुस्से से आरव को देखा और फिर धक्के देकर दरवाज़ा खोलते हुए रीना से बोली, मॉम, आप इसे खुद आरव को दे दीजिए, हम चलते हैं। और वो आरव को बिना देखे वहाँ से चली गई। रीना ने दोनों को कंफ्यूज होकर देखा। उसने कहा, क्या हुआ आरव? आरव ने कहा, कुछ नहीं मॉम, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हवेली।
आयश स्टडी रूम से बाहर आया। उसने देखा रूहानी नोट्स देखते हुए ही टेबल से सामने कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वो कुछ लिखते हुए धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। उसका सर कभी इधर लुढ़क जाता तो कभी उधर। उसने वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। वो उसके पास आया और उसे देखने लगा। रूहानी इस तरह बहुत क्यूट लग रही थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके नोट्स को बंद करने के लिए अपनी बाहों में उठा लिया। रूहानी की आंखें झट से खुल गईं। उसने कहा, आयश जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा काम बाकी है अभी। आयश ने कहा, हालत देखी अपनी, तुम्हें मुंह से लार बह रही है। रूहानी अपने मुंह को साफ करते हुए बोली, लार? आयश उसे बेड की तरफ लाते हुए बोला, हाँ, लार बह रही है, इसलिए चुपचाप सो जाओ, कल सुबह कर लेना। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इस तरह तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस भी रहा है। रूहानी ने यह सुना। उसने गहरी सांस ली और उसकी बाहों में समाते हुए बोली, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए। आयश ने उसे देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसे लाकर बेड पर लिटाया तो रूहानी दूसरी तरफ पलट कर सो गई। वो अब भी नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे ऐसे देखकर आयश फिर से मुस्कुराया और उसके सामने आकर लेट गया। वो रूहानी को देखने लगा। अगली सुबह आयश मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। तभी उसने रूहानी को चेंजिंग रूम से आते देखा। उसने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था और उसके बाल भी खुले हुए थे। आयश ने खुद को देखा। उसने भी रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहना था। रूहानी कुछ बड़बड़ाते हुए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाई और अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, बाप रे, आज तो लेट हो जाएंगे, अभी चिल्लाएगा हमारे ऊपर। आयश जी, हटिए आगे से। ये कहते हुए उसने आयश को साइड किया और कानों में ईयरिंग पहनने लगी। आयश ने हैरानी से उसे देखा। वो अपने इतने हैंडसम पति को छोड़कर कोई अभी की पड़ी है उसे, ये सोचते हुए आयश ने अपना मुंह बनाया। किसी और की पड़ी है। उसने उसे नहीं बताया कि वो भी आज उसके कॉलेज जा रहा है। रूहानी ने जल्दी जल्दी अपना काम किया और अपना बैग उठाकर भागने लगी तो आयश उसे रोकते हुए बोला, रुको तुम। लेकिन रूहानी बाहर ही भाग गई। आयश ने अपना सर हिलाया। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।